हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा क्लास 12 का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का प्यारे बच्चों, जो एग्ज़ाम में पूछेगा। कितना मार्क्स में? 3 मार्क्स में पूछेगा प्यारे बच्चों। अगर ये आप क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में हाई स्कोर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चों। चलिए इसको बताते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किए प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के वीडियो, अर्थशास्त्र का वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए इसको बताते हैं। देखिए क्या लिखा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। कितनी विशेषता प्यारे बच्चों? 3 विशेषताओं को लिखना है। ध्यान से देखिए। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आखिर होता क्या, पहले वो थोड़ा बहुत जानना जरूरी है प्यारे बच्चों। तो कहा जाता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार पूरी तरीके से क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या समाहित करती है। तो जिसमें कहा जाता है कि निजी संपत्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्या दिया जाता है प्यारे बच्चों? निजी संपत्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसमें आर्थिक स्वतंत्रता ज़्यादा होता है। सरकार उसमें क्या करता है? हस्तक्षेप नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत सारा कुछ है, जैसे अमेरिका, USA, ये सभी क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या अपनाता है। तो देखिए पहला विशेषता क्या प्यारे बच्चों? निजी संपत्ति। क्या प्यारे बच्चों? निजी संपत्ति। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकार के नियम एवं निजी संपत्ति को एक संस्था के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। कहा जाता है प्यारे बच्चों निजी संपत्ति के एक संस्था के रूप में एक वैधानिक मान्यता मतलब कानूनी प्राप्ति मिलती है। व्यक्ति अपनी संपत्ति का जिस रूप में चाहे जब चाहे प्रयोग कर सकता है प्यारे बच्चों। मतलब आपका संपत्ति तो आप जैसे चाहें वैसे उसका का प्रयोग कर सकते हैं। यह संस्था संपत्ति के मालिक की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी को देने का भी कानूनी अधिकार प्रदान करता है। मतलब बोला प्यारे बच्चों, अगर मान ली किसी कारणवश संपत्ति के मालिक का मृत्यु हो जाता है तो ये संपत्ति उसके उत्तराधिकारी जो हो सकता है बेटा को दे दे, बेटी को दे दे, पत्नी को दे दे, ठीक है। जिसको अपना ये अधिकार देगा वो उसके पास चला जाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा विशेषता क्या? आर्थिक स्वतंत्रता है प्यारे बच्चों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, उपभोग की स्वतंत्रता, बचत एवं विनियोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या होता है? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया क्या कि चयन की स्वतंत्रता। अगर मान लीजिए कोई भी व्यवसाय आप करना चाहते हैं उसमें उसको चुनने का स्वतंत्रता पूरा मिलता है। दूसरा उपभोग की स्वतंत्रता, मतलब उपभोग मतलब कौन सा वस्तु कंजम्पशन करना है नहीं करना है उसको भी इसको क्या स्वतंत्रता मिलता है। बचत मतलब सेविंग, मतलब कितना बचत करना है नहीं करना वो आप पर निर्भर करता है। विनियोग मतलब इन्वेस्ट, आप कितना पैसा किस कंपनी में कहाँ लगाना चाहते हैं जो आपसे प्रॉफिट मिल सकता है। ये सारा स्वतंत्रता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मिलता है। तीसरा देखिए राज्य का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप एवं मुक्त व्यापार। मतलब इसमें कहा जाता है प्यारे बच्चों कि राज्य का हस्तक्षेप होता है या नहीं भी होता है। लिसेस फेयर एंड फ्री ट्रेड। देखिए क्या होता है? निर्बाध पूंजीवादी में सहकारी हस्तक्षेप प्रतिबंधित होता है। सरकारी हस्तक्षेप क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रतिबंधित रहता है। जिसमें अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मतलब जो प्रमुख आर्थिक व्यवस्था जो होता है, आर्थिक क्रिया जो होता है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है प्यारे बच्चों। साथ ही निर्बाध पूंजी प्रणाली एक खुली अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? खुली अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और कहता है आयात और निर्यात में कोई प्रतिबंध नहीं होता है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, कहा जाता है व्यावसायिक बैंक क्या होता है, तो थोड़ा सा व्यावसायिक बैंक के बारे में बताना चाहेंगे। कहा जाता है व्यावसायिक बैंक उसे कहते हैं प्यारे बच्चों जो केवल लाभ के उद्देश्य से अपने बैंक को चलाती है। मतलब जनता से धन स्वीकार करती है और उसको क्या करता है? विभिन्न कामों में लगाती है। और जब ज़रूरत पड़ता है जनता को धीरे धीरे क्या करता है? उसके पैसे को वापस भी करती है आवश्यकता अनुसार। तो कहा जाता है व्यापारिक बैंक के निम्नलिखित कार्य है प्यारे बच्चों। तो पहला मुख्य कार्य क्या होता है? जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण करना। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहा गया? गौण अथवा द्वितीय कार्य। तो गौण अथवा द्वितीय कार्य क्या होता है?
एजेंट के रूप में कार्य करता है प्यारे बच्चों। एजेंट कहा जाता है अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है तो आप चाहेंगे तो बैंक को एक एजेंट के रूप में भी कार्य करवा सकते हैं, लेकिन बदले में ये कुछ क्या है, चार्ज लेता है। सामान्य उपयोगिता के कार्य, द्वितीय कार्य में सामान्य उपयोगिता का भी काम आता है। सामाजिक कार्य भी करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो समाज में जो छोटे मोटे जो काम जो होते हैं वो बैंक भी करवा देती है। सामाजिक कार्य, वैसे बैंक का आर्थिक विकास में योगदान, और साथ ही क्या कहता है, बैंक में आर्थिक विकास में भी योगदान देता है कौन, व्यावसायिक बैंक। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कीजिए प्यारे बच्चों, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर एग्जाम में हाई स्कोर चाहिए, अच्छा नंबर से चाहती कि पास हो जाए, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो पहले अंतिम वस्तु क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। पूर्ण रूप से तैयार वे वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोग अथवा निवेश के लिए होता है, अंतिम वस्तुएं कहलाती है। सरकार घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादित समग्र अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है प्यारे बच्चों। मतलब कहा जाता है अंतिम वस्तु हम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि उस वस्तु को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ। जैसे मान लीजिए आटा लाएँ 5 रुपये का, ठीक है, तेल लाएँ 3 रुपये का। अब मान लीजिए इससे आप बिस्कुट बनाएं, तो बिस्कुट बनाने में मान लीजिए कि अब लाभ इसमें जोड़ दिए 3-4 रुपया, ठीक है। तो मतलब अगर उसका बढ़कर मान लीजिए 20 रुपये मूल्य हो गया प्यारे बच्चों, तो उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु का मूल्य, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं अंतवर्ती वस्तुएं या मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों कहा था मध्यवर्ती वस्तु आसान से शब्दों में ये कहते हैं, अगर मान लिया आप बिस्किट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आटा क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तु होगा। आटा क्या होगा प्यारे बच्चों, मध्यवर्ती वस्तु होगा, क्योंकि आटा की मदद से मैंने क्या बिस्किट बनाया। पढ़ते हैं, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक बड़े वस्तु के उत्पादन में होता है अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में अंतर्वर्ती वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो मतलब अगर कहता है सकल घरेलू उत्पाद अगर गणना करते हैं प्यारे बच्चों, तो मध्यवर्ती वस्तु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला देखिए, एक वाहन के निर्माण में शीशा, रबड़, बैटरी, तार, बल्ब, रंग, रोगन इत्यादि अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, जबकि तैयार या निर्मित वाहन अंतिम वस्तुएं। ये क्या बताया प्यारे बच्चों, शीशा, रबड़, बैटरी, तार, ये सभी क्या है, अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तु, जबकि तैयार या निर्मित वाहन अंतिम वस्तु। मतलब देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपको कार बनाना है तो शीशा चाहिए, रबड़ चाहिए, बैटरी चाहिए, तार चाहिए, रंग रोगन सब चाहिए। अब ये सभी मिलाने के बाद, ठीक है, जो तैयार निर्मित वाहन है या जो कार है वही अंतिम वस्तु प्यारे बच्चों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है, या बचत की सीमांत प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है। बचत की किस प्रकार संबंधित है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसके लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन होता है। देखिए प्यारे बच्चों जाहिर से आय में आपका परिवर्तन होगा, उपभोग में परिवर्तन भी हो जाएगा। दोनों के परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। समझ में आया प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या बोला, अगर मान लीजिए आपका इनकम अभी आप 10,000 कमाते हैं, तो मान लीजिए खर्च आप 8,000 कर देते हैं, लेकिन जैसे आपका इनकम अगर 20,000 होगा तो हो सकता है आपका जो खर्चा होगा वो 16,000 भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जो चेंजिंग आया, ठीक है, जो आय में परिवर्तन आया और उपभोग में परिवर्तन आया, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति प्यारे बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MPC, क्या MPC मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी है, ठीक है, डेल्टा C बता डेल्टा Y